क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात कर रही है। हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन जो है ये 3 है। अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, इसको जानकारी यानी कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर q = 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q = 0 नहीं होना चाहिए तो परिमेय संख्या होगा। 1, 2, 3 कुछ भी यहाँ रह सकता है तो परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वह अपरिमेय संख्या होगा। 3 के नीचे क्या है 1, तो p का मान 3 हो गया, q का मान 1, यानी ये परिमेय संख्या है। 16 की बात करते हैं, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, ये भी परिमेय संख्या आ गया। 4 ये किसका वर्ग है 2 का, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 का जोड़ होगा। यहाँ पर जोड़ यानी कि योगफल की बात कर रहा है। इस जगह पर जो और लिखा गया है यहाँ पर हम जोड़ का चिन्ह देंगे। जैसे क्वेश्चन पहले लिखते हैं हम लोग 2√2 + 5√3, और के जगह में जोड़ डालना है। फिर आगे है 2√2 - 3√3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जगह पर 2 गो √2 प्लस में है और यहाँ पर 1 गो √2 प्लस में, यानी कोई संख्या यहाँ पर नहीं तो एक छुपा है। तो 2 गो √2 और 1 गो √2 टोटल मिलकर कितना हो गया 3√2 प्लस 5 गो √3 और यहाँ पर -3 गो √3। 5 गो √3 में 3 गो √3 घट रहा है, तो हमारे पास कितना बच रहा है 2 गो √3 बच रहा है। 2√2 प्लस 1√2 3√2, 5√3 में 3√3 घट रहा है, 2√3 बच रहा है। ये हमारा आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं 3√2 + 2√3, 3√2 + 2√3, ये बी नंबर आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2^2/3 इंटू 2^1/3 का मान होगा। यहाँ पर एक सूत्र आता है a⁴m गुना a⁴n। अगर इस प्रकार रहता है तो इसका आंसर होता है a⁴m जोड़ m। हमें क्या करना है, a को लिखना है। a यहाँ क्या है 2 है, तो 2 लिखे। पावर में m का मान 2/3 प्लस n का मान 1/3। ये 2 का 2 रहने देते हैं। 3 और 3 का एलसीएम ले लो, 3 हो गया। 2 जोड़ 1, 2 जोड़ 1। अब देखिए 2 का 2 है, 2 और 1 कितना हो गया 3 बटे नीचे कितना है 3। 3 से 3 कितना दफा में कटा 1। 2 का पावर कितना 1, यानी कि 2 का पावर 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुपद 5t - √7 का घात है। हमें घात पूछा गया है, यानी कि जो भी हमको यहाँ पर संख्या के साथ कोई अल्फाबेट में दिया गया है तो उसके ऊपर में अधिकतम कितना है, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, तो अधिकतम घात इसकी कितनी है 1 है। बहुपद π/2 x² + x में x² के गुणांक हैं। यहाँ पर घात पूछ रहे थे और यहाँ पर गुणांक पूछ रहे हैं। गुणांक किसके पीछे x² के। x² कहाँ पर है इसमें खोजना है, तो इस जगह पर x² है। इसके गुणांक यानी कि इसके पीछे कौन सी संख्या है, तो x² के पीछे हम लोग देख रहे हैं π/2 है, तो ये x² का गुणांक, इसके पीछे जो चीज रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा π/2, तो π/2। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। y अक्ष से हम लोग जानते हैं एक कार्तीय तल में देखते हैं, ये वाला x होता है, ये x डैश, ऊपर होता है y, नीचे होता है y डैश।
ये वाला y अक्ष है ऊपर से नीचे, और ये जो पूरब से पश्चिम खींची गई है इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं। यहाँ पर पूछता है y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। y अक्ष से, मान लीजिए यहाँ पर कोई अक्ष y नंबर 3 ही मान लेते हैं, यहां से किसी भी बिंदु की दूरी, इस जगह की बिंदु या यहाँ के बिंदु अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये बिंदु को क्या कहते हैं, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को x अक्ष वाला, तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो y अक्ष से तो क्या कह जाएंगे, भुज, बी नंबर हो जाएगा। 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का गुणनखंड है। ये वाला गुणनखंड करना हम लोगों को, इसमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना पड़ता है। -4 को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -12x² हुआ, -4 तिया 12 और x का स्क्वायर। अब हमको इन दोनों को ऐसे संख्या में तोड़ना है ताकि जोड़ या घटा करके माइनस वो x आना चाहिए। तो -12 को तोड़ेंगे तो 4 और 3 में तोड़ते हैं, 4 तिया 12 होता है। यहाँ पर 2x है, इसमें 1x लगाते हैं, इसमें x, हमको माइनस और इसमें भी -x लाना है, तो बड़ी वाला माइनस दे दो और छोटी वाला को प्लस, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस x गुना x² अब हमें ये वाला इसके स्थान पर लिखना है, इसको लिखते हैं 3x का स्क्वायर, इसको ना लिख करके ये वाला को लिखना -4x प्लस 3x और आगे ये -4 इक्वल टू हम लोग 0 रखते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन खोजना है और ये दोनों में से कॉमन, यहाँ पे देखते हैं x है, यहाँ भी x है, 3 है 4, इसमें से संख्या में से कॉमन नहीं निकलेगा लेकिन x कॉमन निकल रहा है। यहाँ से एक x निकल गया तो क्या बचा 3, 2 था x², x से भाग दे कितना x बचेगा, 1, -4 के 4 रह जाएगा, x था x से भाग दिया कैंसिल, प्लस इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, 3 4 नहीं निकलेगा, x कुछ नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 1 है कॉमन, कुछ नहीं जब कॉमन दिखेगा तो 1 कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट ऑन, 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, 3 बार, x है x हो गया, यहाँ प्लस माइनस, प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस होता है और ये 4। और एक चीज याद रखना कि जो पहले वाला ब्रैकेट में हमारा आया है वही संख्या अगला ब्रैकेट में भी दिखाई देगा, जैसे 3x - 4 तो अगला बार में भी 3x - 4 ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर ये संख्या नहीं आ रही है तो हम कुछ गलत बना रहे हैं। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, ये x और ये +1 दोनों बाहर में है, इसको एक साथ लिखेंगे, x + 1 = 0 कर देंगे। अब फिर दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है, किसी एक को लिखना है, 3x - 4 = 0। यहां से x का मान निकाल सकते हैं, या हमारा यही x + 1 और 3x - 4 ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं x + 1 3x - 4 3x - 4 एक नंबर में ही आता है। अगर यहाँ पर x का मान अगर निकालना बोलता, जो कि क्लास 10th में फिर पूछा जाएगा इसको, तो फिर हम आगे का प्रोसेस चलेंगे। 9th नंबर, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक है। द्वितीय चतुर्थांश, ये देखिए हम लोग जो कार्तीय तल अभी बनाए थे, ये वाला, ये कार्तीय तल में इधर x अक्ष x डैश, ये y अक्ष है, नीचे वाला y डैश। ये x अक्ष में जो भी संख्या हम लोग लिखते हैं प्लस में लिखते हैं 1 2 3, x डैश में जो संख्या लिखते हैं माइनस में लिखते हैं -1 -2 -3, और y में जो लिखते हैं वो भी प्लस में लिखते हैं 1 2 3, y डैश में माइनस में लिखते हैं। अब हमें देखना, ये जो दोनों का मिलान बिंदु है इसको मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का मान हमेशा 0,0 होता है, ये मूल बिंदु का निर्देशांक। अभी मूल बिंदु का निर्देशांक हमें नहीं पूछ रहा है, हम लोगों को जानना है कि जो द्वितीय चतुर्थांश में है उसको हमें बताना है। तो द्वितीय चतुर्थांश कैसे, ये x और y जिसमें डैश नहीं लगा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। घड़ी के उल्टा साइड से घूमेंगे, ये फर्स्ट यानी कि प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये वाले सेकंड चतुर्थांश होगा।
उसके नीचे वाले थर्ड चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब हमें देखना है कि फर्स्ट चतुर्थांश में यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है। एक्स अक्ष का मान पहले लिखते हैं, ये प्लस में है, प्लस का चिन्ह। अब वाई का मान लिखते हैं, वाई भी प्लस है। इसका मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस और प्लस है। हमको किसका पूछ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश का। द्वितीय में आते हैं पहले एक्स का मान माइनस में है, कोमा वाई का मान प्लस में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस तब प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का पूछ रहा है, पहले माइनस तब प्लस। ये बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण इतना का हल होगा। ये जो दिया गया है यानी कि x के जगह में क्या रखें और y के जगह में कौन सा संख्या रखें, जो कि दोनों को सॉल्यूशन करने के पश्चात 8 इधर भी आना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में 8 है यानी 8 है। अब देखिए, जो भी पहले दिया गया मान वो हमेशा पहले वाला x का होता है और बाद वाला y का होता है। यहाँ भी पहले वाला x का फिर y का। जब भी ऐसा मान दिया गया हो हमेशा याद रखना, पहले x का मान दिया जाता है और दूसरा बार y का मान देता है। अगर आप ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी बन जाएगा। देखिए 4, ये पहला ऑप्शन रखते हैं, x के जगह में अगर 3 रखते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और y के जगह में भी 3 है तो 6 तिया 18। क्या 12 और 18 का डिफरेंट कभी 8 होता है? नहीं होता है, यानी कि ये पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन से चलते हैं, x का मान 5, 5 चौके 20 माइनस 6 और y यानी कि y का मान 2 तो 6 गुना 2 12, 20 में 12 गया तो कितना हुआ 8। यानी कि देखिए इसको फॉलो कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5,2, क्योंकि ये समीकरण को फॉलो कर रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एक ठोस की विमाएं होती है। कोई भी ठोस आकृति, जैसे कि कोई भी हम लोग बंद आकृति बनाते हैं तो उसके लिए कम से कम हम लोगों को 3 भुजा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि एक भुजा से हम किसी बंद आकृति को नहीं बना पा रहे, किसी 2 भुजा से भी हम बंद आकृति नहीं बना पा रहे, लेकिन किसी 3 भुजा से हम लोग बंद आकृति बनाते हैं, तो ये ठोस हो गया। तो किसी भी ठोस में कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। 3 से कम अगर भुजाएं रहती है तो हम उसको बंद आकृति नहीं बना सकते। खुली आकृति बनेगा, बंद आकृति नहीं बनेगा, तो वो ठोस नहीं कहलाएगा। तो ठोस आकृति बनने के लिए कम से कम कितने विमाएं होनी चाहिए? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संपूरक कोणों में बड़े कोणों का माप छोटे कोणों के माप से 44 डिग्री अधिक है। इसकी बड़े कोण की माप क्या है? अब यहाँ पर दिया 2 संपूरक कोणों। 2 संपूरक कोण हम लोग जानते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो एक कोण अगर हम लोग x मानते हैं तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस x। ये x है, दूसरा 180 माइनस x, इसको ब्रैकेट में लिखना है। 2 संपूरक कोणों में बड़े कोणों का माप, इसको मान लिया हम लोग बड़ा कोण है x। बड़े कोणों का माप छोटे कोणों के माप से 44 डिग्री अधिक है। ये बड़ा हो गया तो छोटा कोण हो जाएगा, इससे ये 44 डिग्री अधिक है। यदि हम इसको अधिक है 44 डिग्री तो इसमें हम 44 जोड़ दें, अब तो बराबर हो गया। या फिर ये 44 इस साइड में घटा देते तो भी बराबर हो जाता। इसके बड़े कोणों की माप क्या है? बड़े कोण यानी x माने हैं तो x का मान निकालते हैं। यहाँ पर x का x रख दिए। अब देखिए 180 माइनस x प्लस 44, ये x है, इधर x है, x को x तरफ करते हैं, ये माइनस में है, ये साइड आकर के प्लस में हो जाएगा। 180 प्लस 44, x एगो और फिर x एगो, कितने x हो गए? 2 हो गए। अब इन दोनों का जोड़ है, 0 और 4 को जोड़े, 0 4 4 8 4 12 का 2 बचा 1, 1 और 1 2। x का मान निकालना, x को यहाँ रहने देते हैं, 224 बटे 2, क्योंकि ये गुना में था तो भाग में, ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4,
यानी कि कितने 112 डिग्री आए। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग बड़ा कोण माने थे, अब बड़े कोण की माप पूछा 112। यदि ये बोलता कि छोटे कोण की माप तो हमें ये निकालना था 180 में 112 घटाना पड़ता, लेकिन बड़े कोण पूछा है इसलिए जो हम लोग बड़ा कोण x माने थे 112 ही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि आकृति में x का मान होगा। ये हमको एक आकृति दिया गया है, इसमें से ये 60 डिग्री है, इधर से ये 35 डिग्री और ये बीच वाला कोण जो दिया ये x है, इसका मान निकालें। यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। कैसे निकालते हैं? आसान क्वेश्चन है। ये यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा अर्थात सरल रेखा पर टोटल यहां से यहां तक कितने डिग्री कोण बनते हैं? 180 डिग्री। टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से हमको दो कोण यहाँ पर दिया गया है, एक कोण निकालना है। तीनों को जोड़ देते हैं बराबर 180 कर देते हैं। 60 जोड़ x जोड़ 35 बराबर 180। क्यों 180? सरल रेखा है, सरल रेखा या फिर सीधी रेखा। इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे। 60 और 35 को जोड़ेंगे 95 जोड़ x बराबर 180। अब ये 95 वो सेट चला जाएगा, ये x का मान आ जाएगा 180 माइनस 95। घटा दीजिए, 10 में 5 गया 5, 17 में 9 गया 8, कितना डिग्री आए? 85 डिग्री। अब देखिए हमारा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं ये पूछे। कोई भी आकृति, मान लीजिए ये त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज है, इसकी ये वाला भुजा 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, और अगला त्रिभुज भी यही बनाते हैं जिसकी हर भुजा 2-2 सेंटीमीटर की हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समान। तो हमेशा सर्वांगसम आकृति, सर्वांगसम का चित्र ये वाला होता है, हमेशा सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आकृति में कोण DCE का मान क्या होगा? DCE खोजते हैं, DCE ये वाला कोण यानी कि जो बीच में रहता है उसका मान निकालने हम लोग को करना है, C का मान। और क्या दिया है? जबकि AB समानांतर DA है, यानी ये वाला भुजा AB जो दिया गया है ये DE के समानांतर है, ये वाला और ये दोनों समानांतर है। उसके बाद BAC 35 डिग्री दिया है, कोण BAC इस जगह पर 35 डिग्री है, एवं कोण CDE यहाँ पर 53 डिग्री दिया है। हम लोगों को कोण C निकालना है। अगर हम गौर से देखना चाहते हैं तो हमारा एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है CDE, और त्रिभुज में एक कोण हमको दिया गया है, दूसरा कोण निकालने बोलता है। यदि हम ये E कोण निकाल लेते हैं तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग से C को निकाल लेंगे। तो E को कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं चूंकि AB समानांतर DE है, चूंकि AB समानांतर DE है इसलिए ये एक तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा खींचा गया है। एकांतर कोण के माध्यम से कोण A जितना होगा उतना कोण E होगा। एकांतर कोण के माध्यम से ये कितना है? 35, तो ये कितना हो जाएगा? 35 डिग्री एकांतर कोण के माध्यम से, इसलिए कोण A बराबर कोण E कितना? 35 डिग्री दिया है। कैसे? एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब देखिए त्रिभुज CDE में चलते हैं तो हमारा C का मान निकल जाएगा। कोण C जोड़ कोण D जोड़ कोण E इक्वल टू 180। क्यों 180? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। C का मान तो हमें निकालना है और C को पूरा लिखा है कौन? DCE, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कोण DCE प्लस कोण D का मान दिया है 53, E का मान हम लोग निकाले हैं 35 बराबर 180।
इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाएंगे। 5 3 8, 5 3 8 इक्वल टू 180। ये वाला कौन DCE प्लस 80, इसको उस साइड ले जाना है। कौन DCE इक्वल टू 180 माइनस 88। 10 में 8 गया 2, 17 में 8 गया 9। अब हम लोग देखते हैं कि 92 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि RHS सर्वांग समता लागू होता है। RHS सर्वांग समता, ये RHS क्या है? राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, यानी कि RHS सर्वांग समता किस त्रिभुज में लागू होता है। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं जिसको हम लोग, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि ये राइट एंगल हो गया। एक होता है कर्ण, समकोण त्रिभुज में एक होता है लंब, एक कर्ण और एक आधार। तो लंब को राइट एंगल या 90 डिग्री को डिनोट कर रहा है, कर्ण यानी कि इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, और कोई एक भुजा यानी कि साइड कहते हैं। तो ये नियम किसमें लागू होगा? RHS सर्वांग समता हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ना तो न्यून कोण, अधिक कोण और समबाहु कोण, ये सब में लागू नहीं, बल्कि समकोण त्रिभुज में RHS सर्वांग समता लागू होती है। यदि आप एक कोण 90 डिग्री देखते हैं तो वो सर्वांग किस हिसाब से होगा? RHS सर्वांग समता से। अगला है आकृति में x का मान होगा। ये एक चतुर्भुज दिया गया है और चतुर्भुज के चारों अंतः कोण x लगा करके दिया और उनमें से x का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम सभी कोणों को जोड़ के 360 कर देते हैं। पहला कोण है x, दूसरा कोण है 2x, तीसरा कोण है 3x और चौथा कोण है 4x इक्वल टू कितना? 360। क्यों? यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। अब जोड़ते हैं, कितना x हो गया? 4x जोड़ 3x 7x जोड़ 2x 9x जोड़ 1 10x, यानी कि 10x इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। तो x का मान निकालना है 360, ये गुना में है तो भाग में, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। x का मान कितना डिग्री हो गया? 36 डिग्री। हमारा ऑप्शन देखते हैं सी नंबर।